चलो भाई, यहां तक हमारा हो गया था। अब करते हैं इसके आगे। गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है? गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है? ठीक है, अब देखो, स्टील का एक रूप नहीं होगा, कच्चा लोहा भी नहीं होगा, जिंक लेपित लोहा बिल्कुल सही होगा, ठीक है, और खनिज लोहा भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बी हो जाएगा, जिंक लेपित लोहा। तो बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। तो गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है? तो जिंक लेपित लोहा होता है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की एक सुरक्षात्मक परत लगाई जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब बताओ भाई, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी सोल्व करवाया है, तो आपको पता होगा कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखो यहां पे ए ऑप्शन है कोरोजन, तो कोरोजन तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में एलोइंग सुरक्षा, तो ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहां पे होगा हमारा सही आंसर गैल्वेनाइजिंग। क्या होगा? गैल्वेनाइजिंग होगा। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक या फिर जस्ते की एक सुरक्षात्मक परत लगाई जाती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइज कहते हैं या फिर गैल्वेनाइजिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो लोहे को गलित दस्ते में डुबाने पर उस पर जस्ते की एक सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं भाई? जस्तीकरण कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजिंग कहते हैं, फिर गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो यहां पे कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। गैल्वेनीकरण जंग से बचाने के लिए एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो होता है जस्ता। क्या होता है? जस्ता। जस्ते का मतलब क्या होता है भाई? जिंक। क्या होता है? जिंक होता है। तो जिंक हमारी बताओ कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। नीला थोथा का दूसरा नाम क्या होता है? नीला थोथा का नाम दूसरा यानी सेकंड नाम बताना है, ठीक है। तो वो होता है कॉपर सल्फेट। क्या होता है? कॉपर सल्फेट। कॉपर का मतलब क्या होता है? तांबा या फिर ताम्र, ठीक है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? देखो, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ताम्र सल्फेट। लोहा सल्फेट नहीं होगा, लीड सल्फाइड भी नहीं होगा, रजत नाइट्रेट भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नीला थोथा का दूसरा नाम क्या होता है? ताम्र सल्फेट होता है, ठीक है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो रासायनिक सूत्र होता है इसका CuSO4। क्या होता है? CuSO4। क्लियर है? तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ठीक है, यहां पे है ZnSO4 7H2O को आमतौर पर किसके नाम से जाना जाता है? किसके नाम से जाना जाता है? तो यहां पे ए ऑप्शन है श्वेत तूतिया। क्या है? श्वेत तूतिया। तो बिल्कुल सही है भाई। एप्सम नमक नहीं होगा, जिप्सम भी नहीं होगा, नीला तूतिया भी नहीं होगा भाई, ठीक है। क्या होगा? श्वेत तूतिया। तो जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट यानी ZnSO4 7H2O को आमतौर पर श्वेत यानी सफेद तूतिया के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई? ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। अब देखो, अब इनमें से ए ऑप्शन हमारा सही है। ए ऑप्शन क्या है? श्वेत तूतिया। क्या है? श्वेत तूतिया, ठीक है। अब इसका
रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है वो ZnSO4 7H2O होता है। ठीक है, अब बी ऑप्शन क्या है, यहां पे है जिप्सम। क्या है भाई, जिप्सम। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है, देखो तो रासायनिक नाम की बात करें तो इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसका जो फॉर्मूला होता है वो CaSO4, ठीक है, 2H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है भाई। अब सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है एप्सम नमक। क्या है भाई, एप्सम। रासायनिक नाम क्या होता है इसका, रासायनिक जो नाम होता है क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट। ठीक है, सूत्र क्या होता है इसका, फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है MgSO4 7H2O होता है। ठीक है, उसके बाद में डी ऑप्शन क्या है, नीला तूतिया। नीला तूतिया, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कॉपर सल्फेट। क्या होता है भाई, कॉपर सल्फेट होता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, सूत्र तो CuSO4 5H2O होता है। ये सब क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर यहां से भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है। अब ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। तो नीला थोथा कॉपर सल्फेट ही मैंने आपको बता दिया क्या होता है भाई, कॉपर सल्फेट। यहां पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां पे है अगला क्वेश्चन, भूपटल में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है। भूपटल में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है। अब देखो ए ऑप्शन है यहां पे एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम नहीं होता है, आयरन भी नहीं होता है। उसके बाद में है सिलिकॉन, सिलिकॉन होगा, ऑक्सीजन भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा भाई, यहां पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भूपटल में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा होता है, सिलिकॉन होता है। क्लियर है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, चलो भाई अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज के बारे में सही नहीं है। ठीक है, इनमें से मैग्नीज के बारे में सही नहीं है, तो अपने को पहचान करनी है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। अब देखो ए ऑप्शन है यहां पे, इसका उपयोग इलेक्ट्रिक लोहा, टोस्टर्स इत्यादि के लिए हीटिंग तत्वों में किया जाता है। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन नहीं होगा भाई। बी ऑप्शन है यहां पे, उच्च तापमान पर स्थिर, उच्च तापमान स्तर पर अपने प्रतिरोध को प्रभावित करता है, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। सी ऑप्शन देख लेते हैं।
मैग्नीज एक विद्युत धनात्मक तत्व होता है, ठीक है, तो यह भी नहीं होगा। यह आसानी से ऑक्सीकरण नहीं करता है, तो यह भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैग्नीज एक रासायनिक तत्व होता है जो प्रकृति में शुद्ध रूप से नहीं मिलता, बल्कि अन्य तत्वों के साथ बने यौगिकों में मिलता है, ठीक है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उच्च तापमान पर स्तर पर अपने प्रतिरोध को प्रभावित करता है, बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही होगा भाई। अगला करते हैं, निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? ठीक है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अब यहां पे ए ऑप्शन है जेड एन जिंक नहीं होगा, मैग्नीज भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। यहां पे हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहां पे डी ऑप्शन क्या है? पीटी। पीटी का मतलब क्या होता है? प्लेटिनम होता है। क्या होता है? प्लेटिनम होता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं कौन कौन सी होती है? जैसे सोना, चांदी, ठीक है, प्लेटिनम, कॉपर, ये सभी मुक्त अवस्था में यानी स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो इसीलिए हमारा कौन सा होगा? यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पीटी, पीटी जो होता है ये किसका प्रतीक होता है? वो प्लेटिनम का होता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है भाई? सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की जो धातु होती है इनमें से, अब देखो यहां पे Ca नहीं होगा, P भी नहीं होगा और He भी नहीं होगा, Li हो जाएगा, ठीक है। Li का मतलब क्या होता है भाई? लिथियम। क्या हो जाएगा? लिथियम, ठीक है, यानी Li किसका प्रतीक होता है? ये लिथियम का होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तो लिथियम सबसे हल्की धातु होती है, ठीक है। तो लिथियम एक रासायनिक धातु होती है जो साधारण परिस्थितियों में प्रकृति की सबसे हल्की धातु और सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ होता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन अभी हमने यहाँ पे सोल्व किया था। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? अब देखो यहां तो दे दिया, इनमें प्रतीक दे दिया क्योंकि प्रतीक से क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। और आरबी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे सेम क्वेश्चन है, वहां प्रतीक से पूछ लिया और यहां नाम से पूछ लिया। कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? अब देखो ये किसमें पूछा गया? आरबी जेई में पूछा गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि कॉन्सेप्ट सेम रहता है, सिर्फ एग्जाम में होता क्या है कि लैंग्वेज चेंज होती है, ठीक है। तो एग्जाम में काफी सारी चीजें होती है, जैसे प्रतीक हो गया, नाम हो गया, उपनाम हो गया, तो ये सभी से क्या करते हैं? क्वेश्चन को घुमा देते हैं। तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है, क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाता है। अब वो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो यहाँ पे बताओ कौन सा होगा? हमारा लिथियम होगा। कौन सा हो जाएगा? लिथियम। और लिथियम मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था कि Li का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिथियम होता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातु जो 35 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर द्रव अवस्था में रहता है, 35 डिग्री तापमान के ऊपर द्रव अवस्था में रहता है, तो इनमें से हमारा कौन सा होगा भाई? अब देखो भाई, ए ऑप्शन तो क्या है यहाँ पे? ए ऑप्शन है यहाँ पे पारा। क्या है भाई? पारा। तो पारा जो है, चलो ठीक है, सही है। उसके बाद में है गैलीलियम। गैलीलियम भी सही है इसका, ठीक है। और यहाँ पे है ए तथा बी दोनों, तो बिल्कुल सही हो जाएगी भाई, ठीक है। और इनमें से कोई नहीं, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे ए और बी दोनों, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। तो पारा और गैलीलियम,
ठीक है। तो 35 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर मरकरी यानी पारा और गैलीलियम ऐसी धातु में होती है जो द्रव अवस्था में रहती है। तो यहां पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्टर्स है। अब इनमें से आपको बताना है कि यहां पे कौन सा होगा। अब देखो, ए ऑप्शन क्या है, नाइट्रोजन सिलिकेट, तो नाइट्रोजन सिलिकेट नहीं होगा भाई। सी ऑप्शन क्या है यहां पे, सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट भी नहीं होगा। बी ऑप्शन क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही होगा। कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट भी नहीं होगा भाई। करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। तो घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्टर्स कौन सा होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। यह सिलिकॉन और ऑक्सीजन के योग से बना होता है। इसका जो प्रयोग है खनिज रंगने तथा कागज उद्योग में किया जाता है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको। चलो, निम्न में से कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। चलो देखते हैं। अब ए ऑप्शन है यहां पे पोटेशियम निकल। क्या है भाई, पोटेशियम निकल, तो पोटेशियम निकल नहीं होगा भाई। उसके बाद में है सी ऑप्शन यहां पे स्वर्ण। स्वर्ण का मतलब क्या होता है, सोना। क्या होता है, सोना। और रजत का मतलब क्या होता है भाई, सिल्वर। और सिल्वर का मतलब क्या होता है भाई, चांदी होता है। ठीक है। तो यह भी नहीं होगा। बी ऑप्शन है यहां पे स्वर्ण यानी सोना और प्लेटिनम, बिल्कुल सही होगा। रजत और प्लेटिनम भी नहीं होगा भाई। करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या होगा इसका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो स्वर्ण और प्लेटिनम धातुएं वायु और जल से कोई अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है। और प्लेटिनम जो है ना, एक संक्रमण धातु होती है जिसे सफेद सोना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सफेद सोना भी कहा जाता है। और जो सोना होता है, जो गोल्ड होता है, यह अभिक्रियाशील धातु होने के कारण यह मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। तो यहां पे हमारा बी ऑप्शन ही सही होगा। कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाएगा। हथेली पर रखने पर इनमें से कौन सा पिघल जाएगा। चलो भाई देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अब यहां पे है सी एस और एन ए, सी एस और एन ए, तो ये नहीं होगा भाई। यहां पे है एन ए और जी ए, तो ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन है यहां पे जी ए सी एस, जी ए सी एस, बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा, डी बी इसका नहीं होगा, है ना। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जी ए और सी एस। ठीक है। तो गैलीलियम या फिर गैलियम और सीजियम ऐसी धातु होती है जो हथेली पर रखने से धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाती है। ठीक है। उसके बाद में जो गैलियम धातु होती है, गैलियम धातु जो है ना 29.76 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है। उसके बाद में जो सीजियम होती है, सीजियम धातु, इसका गलनांक 28 यानी 28.4 डिग्री सेल्सियस धातु हवा से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है। इसीलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला करते हैं। धातु का क्षय नहीं होता है, धातु का क्षय नहीं होता है, बताओ। अब यहां पे
मैग्नीशियम नहीं होगा भाई, कैल्शियम भी नहीं होगा, लोहा भी नहीं होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्लेटिनम हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मैग्नीशियम, लोहा व कैल्शियम धातुओं का क्षय होता है, ठीक है, लेकिन प्लेटिनम धातु का क्षय नहीं होता है। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में यह डी ब्लॉक का तत्व होता है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई? परमाणु क्रमांक होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है इसका 78 होता है। बात करें इसकी प्रतीक की, क्योंकि प्रतीक से अभी हमने क्वेश्चन सोल्व किया था, तो प्रतीक क्या होता है भाई इसका? पीटी होता है। क्या होता है? पीटी होता है। तो यहां पे डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है? कौन सी धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है? और यह क्वेश्चन अभी हमने पहले भी सोल्व किया था, ठीक है। तो यहां पे देखो, मैग्नीशियम नहीं होगा, एल्यूमिनियम भी नहीं होगा, गैलीलियम हो जाएगा, पोटेशियम भी नहीं होगा। सही है, तो ये क्वेश्चन अभी हमने पहले सोल्व किया था। तो यहाँ पे गैलियम सही आंसर इसका हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, यदि आप अपने हथेली पर धातु रखेंगे तो वह धातु पिघल जाती है। देखो भाई, क्वेश्चन जो है 2 बार हमने सोल्व कर लिया और ये जो क्वेश्चन है ये तीसरी बार सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो, के नहीं होगा, नहीं होगा, के एन ए भी नहीं होगा और बी ए भी नहीं होगा। यहां पे हो जाएगा जी ए। जी ए का मतलब क्या होता है भाई? गैलियम होता है। क्या होता है? गैलियम होता है, ठीक है। तो यहां पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से अधातु खनिज कौन सा है? अधातु खनिज किसके लिए पूछा भाई? अधातु खनिज होता है। आप देखो भाई, यहां पे ए ऑप्शन क्या है? बॉक्साइट। थोड़ा डिटेल से करते हैं सोल्व इसको। बॉक्साइट, बॉक्साइट तो यहां पे हो जाएगा इसका Al2O3 2H2O, ठीक है। उसके बाद में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का खनिज है, ठीक है। यह धात्विक खनिज होता है भाई। अब यहां पे ए ऑप्शन क्या था भाई? बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है यहां पे देखो Al2O3 2H2O, यानी एल्यूमिनियम का खनिज है। तो यहां पे ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा भाई। बी ऑप्शन क्या है यहां पे? मैग्नीशियम। क्या है बी ऑप्शन? मैग्नीशियम है। प्रतीक इसका क्या होता है? तो प्रतीक से मैंने आपको काफी क्वेश्चन सोल्व कराए हैं। तो Mg होता है प्रतीक, ठीक है। उसके बाद में मैग्नीशियम एक एल्कालाइन, एल्कालाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल धातु है, ठीक है। इसका जो अयस्क होता है वो क्या होता है भाई? मैग्नेसाइट होता है। क्या होता है इसका अयस्क? मैग्नेसाइट। उसके बाद में देखो सी ऑप्शन क्या है यहां पे? अब देखो बी ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। सी ऑप्शन क्या है यहां पे? मैग्नीज। सी ऑप्शन क्या है भाई? मैग्नीज। मैग्नीज का मतलब क्या होगा? यानी इसका प्रतीक की बात करें तो प्रतीक हो जाएगा इसका Mn। क्या होगा भाई? Mn हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीज एक ट्रांजिशन
धातु है। क्या है भाई? ट्रांजिशन धातु है, जिसका अयस्क क्या होता है? मैग्नाइट होता है। क्या होता है? मैग्नाइट है ना, मैग्नाइट होता है। डी ऑप्शन क्या है भाई यहाँ पे? जिप्सम। डी ऑप्शन क्या है? जिप्सम। अब देखो हमारा सी भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन। अब डी ऑप्शन क्या है भाई? जिप्सम। तो यहां पे देखो जिप्सम, फॉर्मूला यहां पे हो जाएगा CaSO4 2H2O, यही होगा। ठीक है, तो जिप्सम जो है एक अधात्विक खनिज है। क्या है भाई? अधात्विक खनिज है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही होगा, जिप्सम हो जाएगा। क्लियर है? अगला करते हैं। निम्न में से किस जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन का मुख्य घटक होता है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? किस जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन इसका मुख्य घटक होता है? अब ए ऑप्शन क्या है यहाँ पे? कोयला। तो कोयला नहीं होगा, प्राकृतिक गैस भी नहीं होगा, ईंधन तेल भी नहीं होगा भाई, एलपीजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलपीजी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है भाई? ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ठीक है, जिसमें अब देखो इसमें 50%, कितना प्रतिशत भाई? 50% क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ठीक है, उसके बाद में 45% जो है वो क्या होता है? प्रोपेन। क्या होता है भाई? प्रोपेन होता है। ठीक है, उसके बाद में जो 5% होता है वो क्या होता है भाई? हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन होता है, इसीलिए हमारा यहां पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है। अब यहां पे देखो ए ऑप्शन क्या है? यहां पे लकड़ी। बी ऑप्शन क्या है? इथेनॉल। उसके बाद में गाय का गोबर, और यहां पे है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा इसका सही होगा भाई, डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। तो बायोमास ऊर्जा का स्रोत जो है लकड़ी, इथेनॉल, गाय का गोबर। ठीक है, जीवित या मृत जीवों से प्राप्त पदार्थ बायोमास कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोमास कहलाता है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? यहां पे हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है तो परमाणु ऊर्जा, तो डी ऑप्शन यहां पे सही होगा भाई। चलो अगला करते हैं। मीथेन के जलने पर क्या होता है? मीथेन के जलने पर क्या होता है? अब ए ऑप्शन क्या है? यहां पे देखो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, तो ये नहीं होगा भाई। बी ऑप्शन क्या है? कार्बन राख शेष रह जाती है, तो ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन क्या है? यहां पे कार्बोनेट बनता है, तो ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन इसका यहां पे सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मीथेन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है, इसे मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ध्यान रखना,
मार्स गैस भी कहते हैं। मीथेन गैस एक बायोफ्यूल होती है जो दलदली स्थानों में जंतु व वनस्पति पदार्थों के सड़ने के कारण उत्पन्न होती है और यह गैस बुलबुलों के रूप में निकलती है। मीथेन से धुआं नहीं होता है, ठीक है, और इसमें काफी मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है, इससे प्रदूषण नहीं होता है। तो यहां पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला करते हैं, कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाली किस्म क्रमशः कौन सी है? कौन सी है भाई? अब देखो, ए ऑप्शन तो है यहां पे बॉक्साइड या फिर लिग्नाइट, तो ये नहीं होगा भाई। सी ऑप्शन क्या है यहां पे? एंथ्रेसाइट लिग्नाइट, ये बिल्कुल सही होगा। बी ऑप्शन देखते हैं, लिग्नाइट, उसके बाद में है एंथ्रासाइट, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा भाई। इसके बाद में है लिग्नाइट बॉक्साइड, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा एंथ्रेसाइट और लिग्नाइट। तो कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाली किस्में क्रमशः एंथ्रेसाइट और लिग्नाइट होती है। एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 85% से 95%, ठीक है। जल की मात्रा जो कितनी होती है? 2 से 5% होती है, ठीक है। लिग्नाइट में, अगर लिग्नाइट की बात करें, लिग्नाइट में कार्बन 45 से कितनी होती है? 55%। कितनी होती है? 45 से 55%। जल की मात्रा जो होती है वो 30 से 55% तक होती है, ठीक है। तो यहां पे हमारा एंथ्रेसाइट और लिग्नेस, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला करते हैं, देखो, दलदल एवं धान के खेतों से इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? दलदल एवं धान के खेतों से इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? अब यहां पे ए ऑप्शन है हीलियम, तो हीलियम नहीं होती है भाई। ऑक्सीजन भी नहीं होती है, मीथेन होती है, नाइट्रोजन भी नहीं होती है, ठीक है। कौन सी होगी? यहां पे मीथेन हो जाएगा। दलदल एवं धान के खेतों से मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। मीथेन जो है ये एक रंगहीन गैस होती है। क्या होती है? रंगहीन गैस, ठीक है। यहां पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मीथेन। क्लियर है? अब देखो, यहां पे एक लाइन लिखवा देता हूं मैं आपको। दलदल एवं धान के खेतों से
मीथेन गैस उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, मीथेन रंगहीन, तीसरा पॉइंट देखो, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG। ठीक है, मुख्यतः क्या होती है भाई, मीथेन। क्या होती है, मीथेन होती है। ठीक है, मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका, रासायनिक सूत्र होता है इसका CH4। क्या होता है इसका, CH4 होता है। क्लियर है।